हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री के एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रवेश करते हैं। 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आखिरी के 5 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में वो पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं। एक एक करके आपको आंसर करते जाना है। हमारे साथ आपको क्या करना है, आपको आंसर करते जाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं। आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इसमें इजी है क्या हार्ड है। महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है ये। एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी एंड सरोजनी नायडू। ये महिला की बात हो रही है, आपको मालूम ही है। 12 मार्च 1930 को दांडी की यात्रा शुरू हुई थी, 6 अप्रैल को जाकर के खत्म हुई थी। ठीक है, इसमें उनके कितने अनुयायी गांधी जी के साथ गए थे, 72 या 78? 2 ऑप्शन देता हूं, कमेंट करके बताओ। लेकिन उसमें इनमें से किसका साथ मिला था उनको, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, दोनों के लिए यहां पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है आपका सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की काफी पॉपुलर लीडर थी पुराने जमाने में, आपको ये पता होगा। सरोजनी नायडू इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है आपको और देखना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी यूज हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। मतलब भूख हड़ताल को उन्होंने एक योग्य साधन बनाया था। भूख हड़ताल वो लास्ट में करते थे, आपको पता है, सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। देखिए 3 आंदोलन हुए हैं, अहमदाबाद हड़ताल, रौल्य सत्याग्रह, असहयोग, बारदोली। महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो पहला चंपारण तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ, दूसरा है अहमदाबाद और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। इन तीनों में से ही किसी एक में हुआ है, तो बाकी सब तो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद जो हड़ताल है ना, इसमें उन्होंने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। इसकी थोड़ी स्टोरी समझिए आप। क्या हुआ था कि जो मिल मालिक थे, कॉटन मतलब कि जो सूती वस्त्र होते हैं, उनके फैक्ट्री हुआ करते थे गुजरात में, अहमदाबाद में। तो वहां पे मिल मालिकों का ऐसा कहना था कि वो जो बोनस देते थे, प्लेग बोनस, वो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और जो मजदूर थे उनका कहना था कि अगर वो बंद कर दिया तो हमें इंक्रीमेंट चाहिए 50%, हमारी जो रेगुलर सैलरी है उसमें। उन्होंने इस बात पे वो अड़ गए और फैक्ट्री में मतलब बंदी कर दी। तो जो मिल मालिक थे उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम बॉम्बे से मजदूरों को मंगा लेंगे। वो बॉम्बे से मजदूरों को मंगाने के लिए तैयार भी हो गए। तो अनसुईया साराभाई एक मिल मालिक की बहन थी, अनसुईया साराभाई का नाम यहाँ पे आता है, याद रखिएगा। उन्होंने महात्मा गांधी को इनविटेशन दिया और वो आए, उन्होंने लीड किया महात्मा गांधी ने, और तब जाकर के उन्होंने कहा मजदूरों से कि 35% आप लोग डिमांड करो। क्योंकि मालिक नहीं दे रहा था, 0% दे रहा था, इन्होंने मजदूरों ने 50% डिमांड किया था। तो गांधी जी के अनुसार 35% डिमांड किया गया और गांधी जी ने इसको मोरल सपोर्ट देने के लिए भूख हड़ताल की सबसे पहले प्रयोग की थी। तो कौन हो जाएगा, अहमदाबाद हड़ताल। तो आप में से देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी। इन सब किताबों के नाम में कौन सा गांधी जी के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन महात्मा गांधी के से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको तो मजे ही मजे हैं, जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के सामने उसका आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर करेंगे तो क्या होगा, उनको पता चलेगा। तो इंग्लिश में है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। देखिए हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था, इतनी मोटी बुक है, पढ़िएगा मजा आएगा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग उन्होंने बाद में लिखा था। हरिजन उनका न्यूज़पेपर था, बुक भी था, पब्लिश होती थी फोर्टनाइटली। पवित्र परिवार या द होली फैमिली इनका नहीं था। तो इसमें कौन होगा राइट आंसर, द होली फैमिली या पवित्र परिवार। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हिंद स्वराज सबसे पहले उन्होंने लिखा था दक्षिण अफ्रीका आने के क्रम में, दक्षिण अफ्रीका से जब वो इंडिया आए थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या दरअसल। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, महात्मा गांधी को बीच बीच में आंदोलन वापस लेना पड़ता था। ये दौर चलता है 1930, 31, 32,
32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, वहां से आते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करना चाहते हैं, तब तक गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं, देश में माहौल अनुकूल नहीं रहता है तो वो एक इंडिविजुअल सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट देते हैं, हर आदमी को सत्याग्रही बनाते हैं। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, तीसरे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो विनोबा भावे ने ये कहां से शुरुआत किया था बताइए? महाराष्ट्र में पौनार आश्रम है उनका, वहीं से इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, हाँ। और जो बच्चे इंग्लिश की क्लास चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इंग्लिश की क्लास, काफी छोटी शॉर्ट्स क्लास लेकर के हम आएंगे और उसमें आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनटू दिस लास्ट, गांधी की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? एक बुक है, द बुक अनटू दिस लास्ट इन्फ्लुएंसेस गांधी। ये ऐसी बुक थी जिन्होंने गांधी के पूरे जीवन को बदल दिया। ये किसकी बुक थी? बोरिस येल्त्सिन, जॉन रस्किन, पास्किन एंड अगर हम बात करें रस्किन बंधन, बॉन्ड को ये बंधन लिख दिया, रस्किन बॉन्ड होगा। तो क्या होगा इसमें बताइए? अनटू दिस लास्ट, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा गांधी जी पे। जॉन रस्किन की किताब थी। तो बहुत लोगों का सही भी है, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका मैं देख रहा हूं, जॉन रस्किन की ये बुक थी। प्यारे दोस्तों, इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, आपको सब प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी स्वराज पार्टी या सिर्फ स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास were the founder member of Communist Party of India, Forward Bloc, Socialist स्वराज पार्टी एंड स्वराज पार्टी। तो आपके सामने है, आपको इत्मीनान से इसका आंसर ढूंढ के बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? स्वराज पार्टी। कब किया गया था? 1923 में, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना इन दोनों के द्वारा की गई थी। गया अधिवेशन में के बाद ये डिसीजन लिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आपको पता है ना, खादी गांधी जी से जुड़ा हुआ है। जो गांधीवादी फिलॉसफी के लोग हैं, गांधीवादी लोग हैं, वो खादी को बड़ा तवज्जो देते हैं। क्यों? ऐसा गांधी जी का भी मानना था। तो क्यों मानते थे? औद्योगिकरण के कारण, आर्थिक स्वतंत्रता के कारण, आर्थिक विकास के कारण, नैतिक शुद्धता। 4 ऑप्शन है। अगर इंग्लिश में देखोगे, गांधी कंसिडर्ड खादी एज ए सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, रूरल प्योरिटी। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे भेज देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और घर पे बैठ के भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही है। देखिए, ये एक आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्यों? मैं बता रहा हूं। देखिए, जब ये आंदोलन चल रहा था, बेसिकली खादी में क्या खासियत है कि वो यहाँ के सूत काटने से बन जाता था। सूत क्या होता है? कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उससे पतले पतले धागे बना करके उसको बुन लिया जाता था। तो यहाँ के लोगों के द्वारा खुद बना होता था, तो उनको कुछ रोजगार भी मिलता था, वो काम में भी बिजी रहते थे। और जो काम में बिजी रहता है, भले उसको थोड़ा कम पैसा मिले, लेकिन वो खुश रहता है क्योंकि वो बिजी है किसी चीज में। अकेला आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता भी हमारी हो गई और ये बहुत तरह से स्वतंत्रता से मुक्त करता था। अंग्रेजों के हम कपड़े नहीं खरीदते थे, तो कपड़े नहीं खरीदते थे तो फाइनेंशियली देश पे बोझ नहीं बनता था। जब फाइनेंस के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो ये चीजें समझ में आएंगी। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे और इंपोर्ट अंग्रेजों का कपड़ा कर रहे हैं, तो हमें उतना ज्यादा रुपया देना पड़ता था। इस चीज से भी आजादी मिल जाती थी। तो इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता का ये प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन 1 अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। ये सारे ऑप्शन आपको यहां दिख रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी किसका है? आपके सामने ऑप्शन है, शायद आपको ये पता भी होगा। इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, चाहे वो मॉडर्न इंडिया के हो, मिडाइवल इंडिया के हो, एंशिएंट इंडिया के हो, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जल्दी बताइए। तो ये अबुल कलाम आजाद का ये है। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। सर्वोदय का क्या अर्थ है? सर्वोदय कॉन्सेप्ट जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। कुल क्रांति को यहाँ टोटल रिवॉल्यूशन को लिख दिया, कुल क्रांति। नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग। अपलिफ्टमेंट ऑल ऑफ ऑल मतलब सबका उत्थान, सबका विकास।
उत्थान का मतलब क्या होता है? सबको ऊपर उठाना। तो सर्वोदय का मतलब, देखिए सर्वोदय को जब आप तोड़ोगे तो सर्व उदय मतलब ऑल, उदय मतलब अपलिफ्ट करना, सबको ऊंचा उठाना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, गांधी का कॉन्सेप्ट था कि अनटचेबल्स हो या लोअर कास्ट हो, सबको ऊपर उठाना है। तो ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? सबका उत्थान। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो आप लोग बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हो। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? दरअसल ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। ट्रेन से उनको जबरदस्ती उतार दिया गया था, यूं कहें तो फेंक दिया गया था। क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा गया है प्रीवियस। तो इसका आंसर थोड़ा सोच के बताइएगा, क्योंकि बहुत करीब करीब आंसर मैंने दिया है और दक्षिण अफ्रीका के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं गांधी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो इनको जो स्टेशन था जिसपे उन्हें उतारा गया था उसका नाम था पिट्समारिट्सबर्ग। क्या नाम था? पिट्समारिट्सबर्ग। इस स्टेशन की भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। दो अंग्रेज थे, पिट्स रितीज एंड मारिट्ज। एक का नाम क्या था? पिट्स रितीज और दूसरे का मारिट्ज था। ये दोनों उस जगह पे गए हुए थे, उस जगह के कुछ जमीन को खरीदने, लेकिन वहां जुलू ट्राइब लोग रहते थे, उन्होंने इन दोनों की हत्या कर दी। बाद में उस पूरे अफ्रीका कंटिनेंट पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो ये जो दोनों ब्रिटिशर्स मारे गए थे, इनके नाम पे पिट्समारिट्सबर्ग, क्योंकि उसका पिट्स और इसका मारिट्सबर्ग जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उसी स्टेशन पे गांधी जी को उतारा गया था। वहां आप जाएंगे तो वेटिंग हॉल में गांधी जी रात भर बैठते रहे और वो फ्रीडम और ह्यूमिलिएशन के बारे में, चूंकि बेइज्जती हुई थी, कड़ाके की ठंड थी, उसके बावजूद वो रात भर उस वेटिंग हॉल में सोचते रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी इंसान के साथ। और उन्होंने फिर वही उसी टाइम शायद ये डिसाइड किया था कि तुमने हमें ट्रेन से बाहर निकाला है, हम तुमको हमारे देश से बाहर निकाल देंगे। और ये जज्बा के साथ उन्होंने फिर लड़ाई लड़ी और आपने तो परिणाम देखा ही। तो ये प्रिटोरिया जगह था, शहर था प्रिटोरिया, लेकिन स्टेशन का नाम था पिट्समारिट्सबर्ग। अगले बार में क्वेश्चन में हम लोग वो भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं। गांधी जी किसके कट्टर समर्थक थे? बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर सोचोगे आप तो कर पाओगे, जिन्होंने डीप स्टडी की होगी। बताइए, देखते हैं। गांधी जी जो थे ये बिग इंडस्ट्रीज के सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि बिग इंडस्ट्रीज में मशीन ऑपरेटेड होती हैं, और जब मशीन ऑपरेटेड होते हैं तो आदमी का काम छिनता है, जिससे उनको फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कुटीर उद्योगों यानी कॉटेज इंडस्ट्री को बहुत सहयोग किया था। ग्राम पंचायत बेस्ड हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, जिसमें धोती, कपड़ा, गमछा, ये सब जो चीजें हैं वो बनाई जाएं, तो कुटीर उद्योग को काफी फोकस किया था। 12 क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का निर्णय किसके लिए लिया गया था? क्यों लिया गया था? गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में होना था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसकी कहानी आपको पता होगी, लेकिन क्यों लिया गया था? देखिए, पहला ऑप्शन है भारत का भावी संविधान के लिए लिया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान के लिए लिया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन बुलाने की गांधी की मांग के डर से लिया गया था, कांग्रेस भारतीयों की आत्मा का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, इसके लिए कौन सा कारण है? इसमें बहुत सिंपल है, अगर आप सोचोगे तो बना पाओगे। अगर इंग्लिश में देखें तो द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ लंदन मेड फॉर द डिसीजन, किस डिसीजन की वजह से हुआ था? अब बेसिकली बात क्या है यहाँ पे, आपको ये समझना पड़ेगा। कांग्रेस जो है ये प्रतिनिधित्व, तो ये मामला बाद में आता है। एक्चुअली साइमन कमीशन आया था 1928 में, दिसंबर 1928 में भारत पहुंचता है, वो अपना रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट के बाद डिस्कस करना था इंडियंस से कि क्या उनको थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसी के लिए बुलाया गया था। तो भारत का भावी संविधान कैसा हो, इसी को लेकर के ये बनाया गया था। तो बहुत लोगों के इसमें गलत हैं, मैं देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको यूनिक मिलेगा, कहीं इसके बारे में वर्णन नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश करो। 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में किसने भाग लिया? अब ये एक मीटिंग हुआ था, हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, कांग्रेस का मतलब होता है बहुत सारे लोग जब एक जगह मिलते हैं ना तो उसको कांग्रेस वर्ड देते हैं। कांग्रेस पार्टी है हमारे देश में, कांग्रेस यूएस में भी पार्टी है, लेकिन जब बैठते हैं सब लोग ना, मीटिंग करते हैं, उसको कांग्रेस वर्ड से सूचित करते हैं। तो इस मीटिंग में उत्पीड़ित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में किसने भाग लिया था? ब्रुसेल्स में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू। बहुत इजी है, अगर एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आप बना पाओगे। ठीक है,
बताइए। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये लिख लीजिए। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, नोट भी बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं? ये तो बहुत इजी है। और आखिरी के 5 क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह, कौन कौन मुख्य रूप से शिक्षा है इनकी सबसे महत्वपूर्ण? देखिए होगा तो सब आपको लग रहा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनकी 2 ही शिक्षा है। कौन? सत्य और अहिंसा, ठीक है ना। और ये सत्य 1 और 3, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 मतलब 1 और 3। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इनका बेसिक है सब चीजों का। जो भी धर्म, रिलीजन, जो भी कॉन्सेप्ट इन्होंने सत्याग्रह दिया है वो सिर्फ इन्हीं 2 के बेस पे दिया है। कभी फिलॉसफी पढ़िए गांधी जी की, फिर आपको पता चले। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? आपको बताना है। हु वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली या माउंट बैटन? कौन था इनमें से जो लास्ट ब्रिटिश वायसराय था? तो ये जो है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ये लास्ट वायसराय थे। माउंटबेटन प्लान आया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो ये आखिरी थे, इनको इसीलिए बुलाया ही गया था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी विफलता के बाद हुआ था? अभी हम लोगों ने स्वराज पार्टी के बारे में, हालांकि इसका आंसर मैंने बताया है, हिंट आपको मिल गया होगा। असहयोग आंदोलन, सविनावक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। बहुत इजी है। स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड या फॉर्म्ड आफ्टर फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, कौन से आंदोलन के फेलियर के बाद ये हुआ था? पहले दोस्तों अगर आप इसको पसंद करोगे तो हम लोग डेली इस तरीके के वीडियो लेकर के आएंगे। किसी ना किसी एक सब्जेक्ट की आपको टाइम टेबल दे देंगे, आप आराम से उसको कर पाओगे। तो ये असहयोग आंदोलन के बाद ऐसा किया गया था। माउंटबेटन योजना को स्वीकार किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? माउंटबेटन प्लान क्या था? देश को 2 हिस्से में बांटने वाला प्लान था ना। आखिर में क्या करे माउंटबेटन बेचारा, वो नहीं चाहते हुए भी उसको देश तो बांटना ही पड़ा। कुछ लोग चाहते ही थे कि देश बढ़ जाए। तो क्या था इसका राइट आंसर? कौन था उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? कौन था? जे.बी. कृपलानी थे उस समय अध्यक्ष, क्योंकि 1947 की बात है और इसी समय भारत आजादी के समय जे.बी. कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये आपको मानना पड़ेगा। Who developed the idea that means justify the ends? इस विचार का विकास किसने किया था? जिसका अर्थ है सिरों की, ये आप नहीं देखो, जस्टिफाई मीन्स जस्टिफाई एंड, मतलब माध्यम जो है वो जस्टिफाई कर रहा है एंड को। ये दरअसल महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था। ये मैंने जब ट्रांसलेट किया है तो इसका अर्थ थोड़ा गूगल ट्रांसलेट में हिंदी में दिक्कत आ जाती है। बट जस्टिफाई मीन्स जस्टिफाई द एंड। मीन और एंड क्या होता है? जैसे आपको कहीं जाना है, मान लो किसी एक मार्केट में पहुंचना है, मीन्स क्या होगा? मोटरसाइकिल से जाना है, टेम्पो से जाना है, बस से जाना है, वो मीन है, माध्यम है। तो माध्यम जो है वो जस्टिफाई करता है। जैसे आपको नेता बनना है, ठीक है, तो आपने क्या किया? करप्शन का रास्ता चुन लिया, तो क्या आपका जो एंड है यानी कि जो नेता बनना है वो सफल हुआ? नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं होगा। या फिर आपको कुछ भी बनना है, आपने रास्ते ही गलत चुन लिए। मीन मतलब मीडियम। तो ये महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था, उनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे आप तब आपको पता चलेगा। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। देखिए पॉलिटी की क्लास जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मेरे, उनमें उनको ये पता होगा प्रांतीय स्वायत्तता की बात कहीं ना कहीं इन सारे एक्ट में से किसी एक में की गई है। कंफ्यूजन हो रहा होगा ये 2 में, क्योंकि ये 2 ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, 1919 और 1935। तो याद रखिए 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, ये सब चीजें धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटी में पहले भी पढ़ चुके हैं। हर वो वीडियो जो पहले व्हाइट बोर्ड पे आई हुई है, अब धीरे धीरे हम उसको डिजिटल बोर्ड पे ले आएंगे, टेंशन ना लो आप। हर आंख से हर आंसू पोंछने को अपना परम लक्ष्य किसने घोषित किया था? ये तो भारत आजादी के बाद की है। Who declared as his ultimate aim to wiping of every tear from every eyes? हर आंख से आंसू पोंछने वाले कौन थे भाई? गांधी जी। क्या लग रहा है इनमें चारों में किसका नाम लिया जाए? ये जवाहरलाल थे। इनका सपना था कि हर आंख से आंसू पोंछ देंगे ये, ठीक है। कोशिश भी किया इन्होंने। तो देखते हैं बाकी, इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब आपको जो कमेंट करना है इसका आंसर मैंने बता दिया है।
तो आप डेफिनेटली इसको करो और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। और कोई भी क्वेरी हो या कोई नई सीरीज चाहते हो या कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो हमसे जरूर पूछिए। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।